हाँ भाई, चलो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे जल्दी बताओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हेनरीज लॉ तक, है ना। हेनरीज लॉ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। हाँ सिर्फ किया है इसने। चलो बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है ना। आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोगों को चालू करना है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आज हम लोग इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। चलो, तो आई थिंक सभी लोगों को इसके बारे में तो आइडिया होगा इवेपोरेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है क्या होता है इवेपोरेशन, कोई बताएगा? हाँ यस, देख के पढ़ के बता रहा है वही जो लिखा हुआ, ठीक है ना। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। किसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ, लिक्विड को वेपर पे बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहां पे, इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है ना। कन्वर्जन होगा, लेकिन कन्वर्जन कहां पर होगा बेटा, इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। और ऐसे लिक्विड्स जो इवेपोरेशन शो करते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो इवेपोरेशन शो करते हैं, उन लिक्विड्स को हम लोग नाम देते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। समझ में आ रहा है, ऐसे लिक्विड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड जैसे कि वाटर वॉलेटाइल लिक्विड है, C2H5OH जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड है, एसीटोन, पेट्रोल और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा। समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गया इवेपोरेशन। हालांकि हमको इवेपोरेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग मेनली यहां पढ़ना चाहते हैं वेपर प्रेशर। तो हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक लिखो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है ना, या कई जगह लिखा होता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, कई जगह लिखा होता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो हमारे पास है वेपर प्रेशर, या फिर इसको बोला जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। अब सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं इस तरीके से एक कंटेनर ले लेता हूं, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर को मैंने ऊपर से ऐसे क्लोज करके रखा हुआ है, और इस कंटेनर में मैंने पानी भर लिया, ठीक है ना। सबसे सिंपल है वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, वॉलेटाइल लिक्विड के लिए सबसे सिंपल है, मैंने क्या कर लिया, मैंने भर लिया इसमें पानी।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद जो होगा यहां पर क्या होगा, यहां पर वेपर्स फॉर्म होंगी। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या फॉर्म होंगी, वेपर्स फॉर्म होंगी। ठीक है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस फेज में आ जाएंगे। वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स किस में आ जाएंगे, गैस फेज में। लेकिन ये नेकेड आइज से हम लोगों को कई बार दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? वेपर्स हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देती है। जैसे इवन इस कमरे में भी बात करें तो यहां पर बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देंगे बेटा। समझ में आ रहा है? पहला सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर गैस फेज में क्यों जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना, ये कौन सी फेज है, ये है वेपर फेज या गैस फेज। ठीक है ना, नीचे से मॉलिक्यूल्स ऊपर वेपर फेज में क्यों जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, यहां पर ध्यान दो, यहां पर कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। यहां पर क्या होंगे बेटा, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर। भाई यहां पर मैंने कौन से मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, सरफेस के। और मॉलिक्यूल्स अंदर भी होंगे। जो मॉलिक्यूल्स सरफेस से अंदर होंगे उन मॉलिक्यूल्स को मैं बोलूंगा बल्क। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, बल्क। अब होता क्या है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इन बल्क में क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरह से प्रेजेंट है तो बेटा एक मॉलिक्यूल, उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो हर तरफ फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूल भी इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इस फोर्स से कुछ होगा नहीं अगर बल्क का मॉलिक्यूल है तो। समझ रहे हो? अगर बल्क का मॉलिक्यूल है तो इस फोर्स से कुछ नहीं होगा। रीजन उसका क्या है भाई, अगर मॉलिक्यूल यहां है तो इसके बाजू में भी एक मॉलिक्यूल है जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देगा। यहां भी एक मॉलिक्यूल है जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देगा। ऊपर भी एक मॉलिक्यूल है जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। वैसे ही नीचे, वैसे ही यहां पर और वैसे ही यहां पर। तो इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो नेट फोर्स होगा, इस मॉलिक्यूल का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो भाई हाँ या ना। इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सरफेस के मॉलिक्यूल की, किसकी बात करता हूं बताओ बच्चों? अगर मैं बात करता हूं सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो भी हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। ये है सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहां मॉलिक्यूल होगा, बैलेंस कर देगा। यहां मॉलिक्यूल होगा, बैलेंस कर देगा। नीचे मॉलिक्यूल है, बैलेंस करेगा। पीछे की तरफ मॉलिक्यूल है, बैलेंस करेगा। आगे की तरफ मॉलिक्यूल है, बैलेंस करेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर के डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है, जल्दी बताओ? ये कौन सा फोर्स है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? बोलो भाई, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस में हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास एक फोर्स अब डायरेक्शन में है जो कि अनबैलेंस्ड है। समझ में आ रहा है? प्लस इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स जो सरफेस है, ठीक है ना, सरफेस में ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स भी ट्रेवल कर रहे हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं, जल्दी बताओ? गैस। और गैस के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है बेटा, वो रैंडमली ट्रेवल कर रहे हैं जिग-जैग मोशन में। कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, जल्दी बताओ? जिग-जैग मोशन में। और यही जिग-जैग मोशन करते करते कई बार आके ये किससे टकरा जाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल से। और जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो उस टाइम पर ये अपनी काफी एनर्जी जो है, ठीक है ना,
एनर्जी क्या कर देते हैं, अपनी काफी एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल को दे देते हैं, एनर्जी सप्लाई करने का काम करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो? जिसके कारण जिन मॉलिक्यूल्स से गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा टकराए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? जिनसे वो टकराते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से निकलकर कौन से फेज में आ जाते हैं बेटा? वेपर फेज में आ जाते हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोलो भाई। ठीक है ना? वो मॉलिक्यूल्स निकलकर वेपर फॉर्म में आ जाते हैं और सिंस हमने वाटर लिया है तो इस तरीके से तैयार होती हैं वाटर वेपर्स। क्या तैयार हो रही, जल्दी बताओ भाई? वाटर वेपर्स। ठीक है? अब वाटर वेपर्स का कुछ ना कुछ मास होता है कि नहीं होता? मास बताओ। वाटर वेपर्स का अपना एक मास होता है। तो ये वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर्स इनका क्या होता है? इनके पास होता है हैज मास। समझ में आ रहा है? और जिस भी वाटर वेपर के पास मास होता है वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ क्या लगाएगी? बोलो, प्रेशर लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स नीचे की तरफ फोर्स लगाना चालू कर देते हैं। मतलब ये लगा रहा है अब नीचे की तरफ फोर्स। समझ में आ रहा है भाई? इनमें मास है, ये नीचे की तरफ क्या लगा रहे हैं? ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ये फोर्स अगर एक यूनिट एरिया पे लगेगा, ये फोर्स एक फिक्स एरिया में लगेगा तो फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया बन जाएगा प्रेशर। समझ में आ रहा है? और ये जो प्रेशर लगा है, इस प्रेशर को हम नॉर्मली बोल सकते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोल सकते हैं नॉर्मली? जल्दी बताओ। ये जो प्रेशर लगा है, इस प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? लेकिन ये नॉर्मली वेपर प्रेशर है, ये अभी सैचुरेटेड नहीं है। क्या नहीं है? जल्दी बताओ। सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है ना? जब भी इवेपोरेशन होता है दो प्रोसेसेस होती। ठीक है ना? इवेपोरेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, दो प्रोसेसेस होती हैं। H2O लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है H2O वेपर में, H2O गैस में। तो एक प्रोसेस होती है वेपराइजेशन, एक प्रोसेस होती है वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, और दूसरा है जो गैस है वो वापस से लिक्विड में कंडेंस होता है। तो जो दूसरी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है कंडेंसेशन। ठीक है ना? जैसा कि केमिस्ट्री में होता है शुरुआत में। ठीक है ना? एट फर्स्ट शुरुआत में क्या हो रहा है? शुरुआत में ओनली इवेपोरेशन ऑकर्स, ओनली इवेपोरेशन ऑकर्स। शुरुआत में केवल और केवल क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे केस में जो रेट है, रेट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना, वेपराइजेशन की रेट हाई रहेगी, जबकि उस टाइम पर रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की जो रेट है वो वेरी लो होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा भाई? धीरे धीरे इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ते जाएगा और यहां पर बहुत सारी वेपर्स इकट्ठी हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? और अब वेपर के मॉलिक्यूल्स वापस से नीचे कंडेंस होने लग जाएंगे। तो दो प्रोसेसेस हो जाएंगी, एक प्रोसेस इवेपोरेशन और एक प्रोसेस कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है? और थोड़ी देर बाद क्या आएगा वहां पे? थोड़ी देर बाद वहां पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम। और बेटा जब इक्विलिब्रियम आएगा तब क्या होगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। और जब इक्विलिब्रियम आता है, जब दोनों रेट बराबर हो जाती हैं, उस टाइम पर जो ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को कहा जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, बोलो बेटा। उस प्रेशर को कहा जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है ना? कॉमन टर्म में उसी को वेपर प्रेशर कह देते हैं। मतलब अगर कहीं पर बोल रहा है वेपर प्रेशर, इसका मतलब वो बता रहा है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ही है। समझ में आया? अगर कहीं पर बोल रहा है वेपर प्रेशर, इट मींस इट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स
ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? हालांकि डेफिनेशन यहीं तक सही है, ठीक है ना, यहां तक डेफिनेशन पूरी है, कंप्लीट है। लिख सकते हैं प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। उसको थोड़ा और डिफाइन कर दिया है, सो दैट नो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड गोज इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड, ठीक है ना, सो दैट नो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड गोज इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो इसे, राइट डाउन करो। राइट डाउन करो इसे जल्दी। हो गया, लिख लिया? बोलो भाई। जल्दी करो बेटा। लिखने दो, बाकियों को भी लिखने दो। समझ में आ रहा है सभी को? वेपर प्रेशर, ठीक है। लिख लिया? हाँ, जल्दी करो इसे कंप्लीट।
हो गया बच्चों? हाँ भाई, चलो ये लिख लो, डेफिनेशन लिखो। कई बार इस रिएक्शन के लिए ग्राफ पूछ लिया जाता है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रेट और यहाँ पर लिख लेंगे हम टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट चलेगी, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ वेपराइजेशन। और जो कंडेंसेशन की रेट है, रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ेगी और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो आगे काम की चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, मैं इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इवेपोरेशन को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास, इसको बोला जा सकता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है ना बेटा। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। शॉर्ट में इसको मैं लिखता हूं IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो भाई किसी सब्सटेंस में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, क्या ज्यादा है जल्दी बताओ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है, भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो? यहां देखो क्या ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल वेपर में जाने के लिए होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल अपने अट्रैक्शन से उसको रोकेगा। मेरी बात समझ रहे हो? दूसरा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्शन से क्या करेगा? रोकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब है लेस मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज। लेस मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज। वेपर फेज में कम मॉलिक्यूल्स जाएंगे, लेस मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज। और कम मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा,
इसका उल्टा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाए, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम, जैसे कि पेट्रोल में होता है, समझ में आ रहा है, एसीटोन में होता है, तो एसीटोन में जब फोर्स कम है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो अगर ये मॉलिक्यूल वेपर में जाएगा, समझ में आ रहा है, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स उसको रोक नहीं पाएंगे। उल्टा हो सकता है ये वेपर में गया, थोड़ी देर बाद ये भी वेपर में चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स, मोर मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज, ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही रीजन है, अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो वेपर प्रेशर H2O, सेम टेम्परेचर में H2O से ज्यादा वेपर प्रेशर जो होगा वो एसीटोन का होगा। मेरी बात समझ रहे हो? सेम टेम्परेचर पे, जब हम टेम्परेचर सेम रखते हैं, सेम टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर पे वाटर से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा बेटा? एसीटोन का होगा। ठीक है? नहीं आया समझ में? बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। बता, नहीं आया समझ में? बोलना भाई। आ गया? देख लो, किसी को अगर कोई डाउट है, पूछना है तो पूछो। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम यहाँ पर इन सब चीज़ों के बाद कि जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। वेपर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। क्या वो लिखो, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है बच्चों, हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं ऐसी कैसी बात है? क्योंकि ऊपर अनबैलेंस हो जैसे रिगार्डलेस रहेगा, चाहे देखो तुम दो अलग अलग लिक्विड को कंपेयर कर रहे हो, पहली चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल है, उसको बाकी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं ज़्यादा, और एक ने कम अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। लॉजिक समझो। हाँ, नहीं समझ में आया? और एग्जाम्पल दें। ठीक है, देखो ये जो बताया है ये एक लिक्विड में बताया है। जब दो लिक्विड्स होंगे तो उन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होंगे। ठीक है ना। अरे इतनी सिंपल सी बात है यार। तुम्हारे पास एक, देखो तुम्हारा ग्रुप ऑफ, मान लो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, ठीक है ना, तुम 6 लोग 7 लोग अच्छे दोस्त, ठीक है ना। तो अगर तुम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तुम साथ में रहोगे, और अगर अट्रैक्शन नहीं है इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहोगे? दूर दूर रहोगे। वही बात बताई जा रही है कि ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स वेपर में कम जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो
दूसरा जो इफेक्ट है हमारे पास, पहले के बाद दूसरा इफेक्ट आता है। दूसरा फैक्टर है, उसको कहा जाता है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। चलो मुझे बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव करेंगे। समझे कि नहीं समझे? ज्यादा मूव करेंगे, अपनी पोजीशन पे ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इससे एक इफेक्ट ये पड़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे। मोर मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज। ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा? उससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बताओ? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। इसका उल्टा तुम लोग लिख सकते हो। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इससे लेस मॉलिक्यूल्स जाएंगे वेपर फेज में। लेस मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज। वेपर फेज में लेस मॉलिक्यूल्स जाएंगे। लेस मॉलिक्यूल्स गो टू वेपर फेज, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस पूरे से हमें समझ में आया कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल भी लिख सकता हूं। ठीक है, एग्जांपल लिख सकता हूं फॉर वाटर के लिए वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 50 डिग्री सेल्सियस। बेटा वो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ H2O 50 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझे कि नहीं? आगे बढ़े। इसके लिए एक इक्वेशन भी है जो हमने 11th में पढ़ी थी। हम ये निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा। टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा। कोई बताएगा कौन सी इक्वेशन है वो? वो तो अलग है, वो तो गैस लॉ में पढ़ाया था। यहाँ तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तुमको पता है अब्दुल्ला कौन सी क्वेश्चन है? सार्थक तुमको भी नहीं पता? तुम भी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। अब लिख लिया ना? क्यों बेटा, हो गया? देखो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर मैं इस इक्वेशन पे लगाऊं, H2O लिक्विड से H2O गैस, इस इक्वेशन पे लगाऊं तो बेटा इस इक्वेशन का Kp क्या लिखा जाएगा? इस इक्वेशन का लिखा जाएगा Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस। समझ में आ रहा है? और इक्विलिब्रियम पर जो पार्शियल प्रेशर होता है उसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ H2O। इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये एक कौन सी रिएक्शन है? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताई थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, ये तो याद होगी, सुना होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की इक्वेशन थी नेचुरल लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर ब्रैकेट में 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ये इक्वेशन थी, याद आ रही है। अब अगर मैं इसे दो टेम्परेचर में करवाऊं तो टेम्परेचर T1 पे मान लेता हूं KP1 है और टेम्परेचर T2 पे KP2 है, समझ में आ रहा है। तो वेपर प्रेशर को मैं मान लेता हूं वेपर प्रेशर VP1 है और वेपर प्रेशर है इस टाइम पर VP2। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉन KP2 अपॉन KP1 हो जाएगी, ठीक है ना, जिसको मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग वेपर प्रेशर 2 अपॉन वेपर प्रेशर 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। यहाँ डेल्टा एच पुट करूँगा किसका, वेपराइजेशन का, क्योंकि वेपराइजेशन हो रहा है, अपॉन आर ब्रैकेट में 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेक करने के लिए, समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन हम लोगों ने 11th क्लास में, ये इक्वेशन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है, ओके। लिख लो इसको, इन केस इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन पूछ ले तो। अरे हाँ भाई, ऊपर वाली पढ़ाई मैंने, लिखो चुपचाप। अब नीचे वाली इक्वेशन अभी बता रहा हूँ, लिखो अभी। हो गया भाई, चलो। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मुझे कौन देगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, लेकिन अभी तो हमने देखा था कि लिक्विड गैस अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी बन जा रहा था, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स जाने की वो हो। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ बोली कि बॉइलिंग जो है वो पूरे मास पे, मतलब पूरे बल्क पे लगेगी, जबकि इवेपोरेशन केवल सरफेस पर होता है। ठीक है ना, तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग का ये मेन डिफरेंस है।
एवेपोरेशन केवल और केवल सरफेस पर होता है, वहीं बॉइलिंग जो है, ठीक है ना, एवेपोरेशन सरफेस पर होता है, बॉइलिंग पूरे मास में होती है, पूरे बल्क में होती है। चलो अगला टॉपिक हमारा यही है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से पहले हमारा एक काम हम ये करते हैं, पहले बॉइलिंग को समझते हैं कि आखिर बॉइलिंग होती कब है, ठीक है ना, बॉइलिंग को समझते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है ना, और कंटेनर में मैंने क्या कर लिया, कंटेनर में मैंने सबसे सिंपल है पानी भर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने हीट करने की शुरुआत करी। अब देखो होता क्या है, हीट करने से पहले भी अगर मैं देखता हूं 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में भी इवेपोरेशन होता है। क्या होता है जल्दी बताओ? 25 डिग्री सेल्सियस में भी इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होगा तो कुछ वेपर्स क्रिएट हो जाएंगे, यहां पे कुछ वेपर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो वेपर हैं 25 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कम है, वेपर्स कम होंगे बेटा, समझ में आ रहा है? अब होता क्या है कि ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स हर डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती, ठीक है। अब टेम्परेचर कम है तो ये बहुत ही कम होगा, लेट से ये होगा 0.01 एटीएम के आसपास, बहुत ही कम है, समझ में आ रहा है? इतना कम प्रेशर के कारण ये वेपर्स यहीं इकट्ठी रह जाती हैं, इजीली स्केप नहीं हो पाती, समझ में आ रहा है? तेजी से स्केप नहीं हो रही, स्केप मतलब तेजी से भाग नहीं रही है वेपर्स, धीरे धीरे एयर वेलोसिटी अगर एयर वेलोसिटी थोड़ी बहुत है तो एयर वेलोसिटी के कारण थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होते जा रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये बहुत ही फास्ट नहीं है, समझ में आया? और अगर एयर वेलोसिटी जीरो कर दो, जैसे एक कमरे वगैरह में कराऊं एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, तो वहां तो ये वेपर्स यहीं इकट्ठी रहेंगी, ये वेपर्स बाहर के तरफ स्केप आउट नहीं हो सकती, कैन नॉट इजीली स्केप आउट, कैन नॉट इजीली स्केप आउट, ठीक है ना। और ये स्केप आउट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाहर से लग रहा है बेटा, बाहर से फोर्स लग रहा है 1 एटीएम का। कितना फोर्स लग रहा है जल्दी बताओ? बाहर से फोर्स लग रहा है 1 एटीएम का, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, लेट से इतने टेम्परेचर पे 0.01 एटीएम था बस, तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, लेट से 50 डिग्री सेल्सियस गए तो ये हो गया 0.3 एटीएम, टेम्परेचर बढ़ाया 80 डिग्री सेल्सियस गए तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते हो गया 0.6 एटीएम के आसपास। फिर हम लोग गए 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0.75 एटीएम हो गया लगभग। और जब हम वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़कर हो जाता है 1 एटीएम के पास। कितना हो जाता है प्रेशर? 1 एटीएम। मतलब जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता हूं, ठीक है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, मैं लगातार इसको नीचे से हीट कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस में हर सेकंड उसको बहुत सारी एनर्जी जा रही है, समझ में आ रहा है? तो इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर यहां पर बहुत सारे वेपर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? यहां पर बहुत सारे वेपर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। और इतने सारे वेपर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे कि इसका जो टोटल प्रेशर है, इसका कौन सा प्रेशर है बेटा? टोटल प्रेशर। इनका जो टोटल प्रेशर है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, वो पहुंच जाएगा 1 एटीएम। अब 1 एटीएम पहुंचेगा तो क्या होगा? 1 एटीएम पहुंचेगा तो बेटा नीचे की तरफ भी 1 एटीएम लग रहा है और ऊपर की तरफ भी, हर डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ भी 1 एटीएम लगा रहा है, और बाहर से एयर कितना लगा रही है? बाहर से एयर भी 1 एटीएम लगा रही है, समझ रहे हो? इसका मतलब दोनों का प्रेशर बराबर हो गया है। यहां वेपर के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ये वेपर्स एयर के साथ बहुत फास्ट मिक्स करेंगी। मेरी बात समझ रहे हो? ये वेपर्स एयर्स के साथ बहुत फास्ट मिक्स करेंगी, और बहुत फास्ट मिक्स करेंगी मतलब बहुत आसानी से स्केप आउट हो जाएंगी। बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे बेटा? स्केप आउट, भाग जाएंगी।
जैसे ये एस्केप आउट होंगी, जैसे ही ये एस्केप आउट होंगी, यहां पर तुरंत वैक्यूम जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? और एट द सेम टाइम यहां से हम गर्म कर रहे हैं, वाटर केवल सरफेस से नहीं, बिल्कुल वाटर, क्योंकि हम नीचे से हीट कर रहे हैं, वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही सरफेस पर पहुंचेगा, जैसे ही सरफेस पर पहुंचेगा, तुरंत वेपर्स और जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? तुरंत वेपर्स और जनरेट करेगा, वेपर प्रेशर 1 atm पहुंचेगा, फिर एस्केप आउट हो जाएगा। 3 प्रोसेसेस हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं। यहां से वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पर जा रहे हैं, सरफेस पे जाकर, क्योंकि वो नीचे से आ रहे हैं, हीट कर रहा हूं नीचे में, उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, तुरंत वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और वेपर से, फिर वेपर का प्रेशर 1 atm है, वेपर फिर एस्केप आउट हो जा रही है। इसी फिनोमेना को अगर एक साथ देखोगे तो क्या दिखाई देगा? बॉइलिंग। अरे बोलो हाँ या ना? बॉइलिंग दिख रही कि नहीं दिख रही है बताओ? तो बॉइलिंग कब हो रही है? बॉइलिंग तब हो रही है जब वाटर का वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है? वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया है? वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया है। कितना हो गया वेपर प्रेशर बताओ? 1 atm हो गया है। ठीक है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हुई द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो? बॉइलिंग कब होती है? ठीक है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वहां पर क्या होती है बेटा? बॉइलिंग होती है। डेफिनेशन लिखो, उसके बाद मैं पीछे वाला पेज दिखाऊंगा, उससे डायग्राम बनाना। डेफिनेशन लिखो जल्दी। लिख लिया? डायग्राम बनाओ।
हाँ भाई, हो गया। ठीक है, तुम इसमें एक चीज़ ये सोच सकते हो कि सर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दें तो क्या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, ठीक है ना। अगर हम ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम इन जनरल एटमॉस्फेयर में ही बॉईल करते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना अपना 1 atm, यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1 atm। तो हमने वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस याद किया है वो किस पे किया है? 100 डिग्री सेल्सियस याद किया है 1 atm पे। समझ में आया? अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दूं, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बना लिया इसको? ठीक है। तो इसी में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसी में एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसी को, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बोला जाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट तब निकाला जाता है जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम 1 atm लेकर चलते हैं। 1 atm। ये प्रेशर हमें कहां मिलता है? ये प्रेशर हमें मिलता है नियर सी लेवल। ये प्रेशर हमें कहां देखने को मिलता है? बोलो भाई, नियर सी लेवल। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ओके, या तो आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर लो, थोड़ा सा कम, उससे इतना रीडिंग में इतना चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग लगभग होंगे 300-400 मीटर्स, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जब आप काफ़ी हाइट्स पे चले जाओ। ठीक है ना? लेट से आप चले गए 4000-5000 मीटर्स की हाइट पे चले गए, वहाँ फिर प्रेशर ड्रास्टिकली चेंज होता है। मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, है ना? ओके, एक मिनट। ठीक है, यस बेटा, बिल्कुल वही एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। ठीक है भाई, मान लो कि मैं क्या है, दो मेरे पास ऑप्शन है भाई, एक तो है मेरे पास सी लेवल और एक तो है पहाड़। ठीक है, तो सी लेवल के पास जब मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करूँगा, ठीक है ना, यहाँ मैंने अपना यहाँ कंटेनर लगा लिया और कंटेनर को हीट कर रहा हूँ, पानी भरा हुआ है, तो यहाँ मैं वाटर को करूँगा तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? समझ में आ रहा है? क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं चले जाऊंगा, लेट्स से मैं चला गया 5000 मीटर्स की हाइट पर हूँ मैं, 5000 मीटर बहुत हाइट होती है ये। समझ में आ रहा है? यहाँ जाते जाते जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो घटकर लगभग 0.55 atm के आसपास हो जाता है। समझ में आ रहा है? और अगर यहाँ पर तुम अगर पानी को बॉईल करोगे, यहाँ तुम पानी को बॉईल करोगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे, वाटर को बॉईल करने में क्या होगी? दिक्कत जाएगी। ठीक है, बोलो भाई हाँ या ना? तो जैसे जैसे तुम प्रेशर कम करोगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से लगने वाला प्रेशर कम करोगे, क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। तुम प्रेशर कम करते करते बॉइलिंग पॉइंट को रूम टेम्परेचर तक ला सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है, प्रेशर कम करते करते रूम टेम्परेचर पे ही वाटर बॉईल करने लग जाएगा। ठीक है, उसको टच करोगे तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वाटर बॉईल होते हुए दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे वो चीज़, एक्सपेरिमेंट उसका। ठीक है, अगर इसकी जगह एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर तो देखा होगा ना सभी ने, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर पे क्या होगा? ठीक है,
प्रेशर कुकर पे बाहर एक नॉब लगा हुआ होता है जो कि एक्स्ट्रा वेट ऐड करता है, ठीक है ना, और उस एक्स्ट्रा वेट से एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है। तो जनरली जो हमारे प्रेशर कुकर होते हैं वो आसानी से 2 से 3 एटीएम तक का एक्सटर्नल प्रेशर दे देते हैं, जिससे भाई वाटर को बॉईल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसीलिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, खाना जल्दी पकता है, क्योंकि लिक्विड फेज में जो वाटर है वो लिक्विड फेज में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसमें खाना कैसा होता है, जल्दी पक जाता है, ज़्यादा हायर टेम्परेचर मेंटेन हम कर पा रहे हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं? बोलो भाई, ठीक है। और इस चीज़ को लॉजिक, इस चीज़ के लॉजिक को समझो। देखो भाई मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस में जो वेपर प्रेशर है पानी का वेपर प्रेशर मान लो 0.02 एटीएम है, ठीक है ना। नॉर्मली इसको बॉईल करना है तो इसको कहाँ तक जाना है, 1 एटीएम तक। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 0.98 है, ठीक है ना। अगर मान लो पहाड़ों पर हो तुम, ठीक है ना, तो पहाड़ों पर ये जो प्रेशर है, पहाड़ों पर ये प्रेशर कम होके कितना हो गया, पहाड़ों पर ये प्रेशर कम होके हो गया 0.5 एटीएम। तो डिफरेंस कितना बचा, 0.48 एटीएम का, इतना ही कवर करना है। और अगर प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में ये बढ़कर हो गया लेट से 2 एटीएम, तो डिफरेंस कितना हो गया 1.98 का। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। यहां पर हम बोलेंगे यहां पर लेस डिफरेंस है, लेस डिफरेंस है तो लो हीट की जरूरत पड़ेगी, और जिसके कारण लो बॉइलिंग पॉइंट आएगा इस केस में। जबकि उसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्या है, यहां पर लार्ज डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है, मतलब कि मोर एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी इसका मतलब मोर टेम्परेचर लगेगा, और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इसका मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्या ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? इसको एज एन एग्जाम्पल लिख लेना। हाँ भाई, हो गया? आगे बढ़ें? बताओ भाई, तुम्हारा बेटा लास्ट में हो गया? ये लिख लेना। एक एग्जांपल और बता रहा था मैं। देखो, मान लो मेरे पास अलग अलग लिक्विड्स हैं, ठीक है, अलग अलग लिक्विड्स हैं मान लो मेरे पास,
और किसी भी लिक्विड को नॉर्मली अगर बॉयल होना है तो कहाँ तक जाना पड़ेगा? 1 atm तक। तो मान लो मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, तो वाटर का वेपर प्रेशर होता है 0.02 atm मान लो लगभग। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आ गया? 0.98 atm। समझ रहे हो? वहीं दूसरी तरफ मैंने ले लिया एसीटोन। क्या ले लिया मैंने? एसीटोन। तो एसीटोन का 25 डिग्री सेल्सियस में ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेट्स से 0.2 atm। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया? 0.8 atm। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? यहाँ लार्ज डिफरेंस है। लार्ज डिफरेंस है तो क्या लगेगी यहाँ पर? मोर एनर्जी लगेगी। मोर एनर्जी का मतलब मोर एनर्जी या मोर हीट लगेगी। मोर हीट लगेगी तो मोर टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्या आएगा? बोलो, बोल दो, क्या आएगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट आएगा। वही यहां पर लेस डिफरेंस है। लेस डिफरेंस है तो लो एनर्जी लगेगी। लो एनर्जी लगेगी मतलब लो टेम्परेचर लगेगा, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यहां से एक रिलेशन बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में दो लिक्विड्स को कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस में दो लिक्विड को कंपेयर कर रहा हूं। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा 25 पे, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। सेम जाता है वाटर और इथाइल अल्कोहल में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? तो जिसका वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये वाला बहुत काम आएगा, ठीक है ना? आगे की क्लासेस में ये बहुत ही काम आएगा ये टॉपिक। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? एक मिनट रुक जाओ। कर लो इसे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे राउल्स लॉ। क्या खत्म?